हालांकि आधी रात हो चुकी थी, हलचल भरा एच सिटी अभी भी जीवन से भरा हुआ था। सड़क पर जीवंत और शोरगुल भरे बारबेक्यू स्टॉल पर बहुत शोर था। ली फेंग ने अधैर्य से अपने साथियों द्वारा उनके मुंह तक लाई गई शराब को धकेल दिया। एक बार जब बहुत सारे लोग होते थे तो उन्हें शोरगुल और चिड़चिड़ापन महसूस होता था। ली फेंग द्वारा धकेले गए आदमी को खुशी नहीं हुई। उसने ली फेंग के कंधे पर हाथ रखा और अस्वीकृति से कहा, मैं कहता हूँ, तुम्हें क्या हुआ, पागल। सभी खुशी से बाहर आए क्योंकि वे तुम्हें इस बार मिले विशाल बोनस का जश्न मनाने में मदद करना चाहते थे। तुम शुरुआत से ही ठंडा चेहरा बनाए हुए हो। क्या किसी ने तुम्हें नाराज किया? हाँ, जब से प्रतियोगिता समाप्त हुई है मैंने देखा है कि वह होश में नहीं है। क्यों, क्या तुम्हारी आत्मा एयर माउंटेन में गिर गई? ली फेंग के बगल में बैठा एक और आदमी ने पूछा। ली फेंग ने उन्हें उदासीनता से देखा। उन्होंने अपना गिलास उठाया और बियर का एक घूंट लिया। उनके चेहरे पर एक निराश अभिव्यक्ति दिखाई दी। अरे, मैंने सुना कि बॉस माँ और आयोजक इस बार काफ़ी पैसा दे रहे हैं। वे कितने हैं? पैसा जीतने के बाद तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? क्या इसलिए कि पहला स्थान उस महिला ने छीन लिया जो अचानक दिखाई दी, इसलिए तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? उनके साथी ने ली फेंग के खराब मूड का कारण अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। जब उन्होंने उस ईश्वरीय महिला के बारे में सोचा तो उन्हें घबराहट महसूस हुई। तुम्हें क्या लगता है कि यह महिला कहाँ से आए? बॉस माँ की टीम मजबूत थी, लेकिन एयर माउंटेन से कोई एक टुकड़े में नीचे नहीं आया। मैंने सुना कि बॉस माँ अभी भी अस्पताल में है। वह मर नहीं गया होगा, है ना? मैंने सुना कि कार की देवी को उस बड़े स्टार जैन ने आमंत्रित किया था। उसका लक्ष्य लीनी को खत्म करना था, जो उसके साथ प्रोडक्शन टीम में थी। तस्क तस्क तस्क, मनोरंजन उद्योग में चीज़ें हमारे रेसिंग उद्योग की तुलना में बहुत अधिक जटिल हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्या तुम लोगों ने आज रात एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखी? लीनी का स्टूडियो और जैन की प्रबंधन कंपनी ऑनलाइन एक गर्मागर्म चर्चा कर रहे हैं। यह एक महान शो है। जैसे ही आदमी बोला, उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और दूसरों को समाचार दिखाने वाला था। ली फेंग चुपचाप उनकी शोरगुल वाली चर्चा को सहन कर रहा था। जब उसने उन्हें ज़ारा के बारे में बात करते सुना तो उसने अपने हाथ में गिलास फेंक दिया और उसकी अनियंत्रित भौहें ठंडक से भर गईं। क्या तुम खत्म हो गए? क्या तुम लोग अपने मुंह को खाने से भर नहीं सकते? वे कौन हैं और वे क्या करते हैं, इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरे जीतने या हारने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बहुत परेशान करते हो। उसकी अचानक डांट ने उनके आसपास के लोगों को दंग कर दिया। क्या यह एक विषय नहीं था जिसके बारे में सभी खाने और पीने के दौरान आकस्मिक रूप से सोचते थे? उन्होंने ली फेंग को बिना किसी कारण के नाराज़ कैसे कर दिया? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसकी कमज़ोर जगह पर कदम रख दिया हो। क्या तुमने बहुत ज़्यादा पी ली? क्या तुम शराबी हो? क्या सभी एक आकस्मिक चर्चा नहीं कर रहे थे? तुम्हें क्या मामला है? उनके साथी ने एक उलझन भरी और गर्म आवाज़ में पूछा। ली फेंग ने उन पर नज़र डाली और अचानक दुविधा महसूस करते हुए आह भरी। वह उन्हें उस मामले के बारे में नहीं बता सकता था जिसके बारे में वह निराश था। बॉस क्यों चाहती थी कि वह ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले? जैन के साथ उनका क्या रिश्ता था? वह उसकी जगह प्रतियोगिता में क्यों भाग ले रही थी? चूंकि वह पहले ही प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी तो उसे छिपना और पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लेना क्यों पड़ा? क्या वह सीधे चली भी गई? बॉस क्या करने की कोशिश कर रही थीं? फील्ड पर उनकी आक्रामक उपस्थिति ऐसी नहीं लगती थी जैसे वह लो प्रोफाइल थीं। वह खुलेआम उनकी मदद करने के लिए उनसे गुस्सा नहीं होंगी, है ना? तो क्या उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उनकी मदद की थी? ली फेंग का दिमाग इन सभी सवालों से भरा हुआ था। उनकी तेज भौहें एक साथ बंद थीं और उनके दिल में एक अस्पष्ट उदासी थी। उन्हें नहीं पता था कि वह इतने निराश क्यों थे। यह इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि ज़ारा ने उनके साथ समाप्ति रेखा पार करने पर उन्हें एक नज़र भी वापस नहीं देखी थी। इस तरह का एहसास असहज था। लिनेन को लगा कि उनके कीमती बेटी और सबसे छोटे बेटे के घर पर नहीं होने के कारण घर अपनी पुरानी ठंडी और नीरस भावना में लौट आया था। घर में उनसे बात करने वाले कम लोग थे और डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वह उच्च आत्माओं में खाना भी नहीं खा सकती थीं। जोरावर मलिक ने अपनी पत्नी को देखा जो अचानक उदास थी और असहाय ढंग से सिर हिलाया। हाल ही में ज़ारा उनके किनारे थीं। इस बार वह 2 दिन के लिए चली गई थीं और उन्हें इसकी आदत नहीं थी। हालांकि वह उनकी पत्नी थीं और जोरावर मलिक अभी भी उन्हें दुलार करते थे। उन्होंने तुरंत 2 दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया और अपनी पत्नी को उपनगरों में अपनी कीमती बेटी के साथ खेलने के लिए ले गए। लिनेन ने ज़ारा का हाथ पकड़ा जैसे ही उन्होंने एक मुस्कान के साथ मनोरंजन पार्क के चारों ओर टहलना शुरू किया। ये पहली बार था जब ज़ारा ने इतनी बड़े पैमाने की मनोरंजन सुविधा देखी थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे विशाल फेरिस व्हील झूला को देखा और गहरी सोच में पड़ गईं। लिनेन मुनी और गंभीर सोच की ज़ारा की प्यारी अभिव्यक्ति को देखा। उनकी हल्की सिकुड़ी हुई भौहें और भ्रमित आंखों ने उनकी उलझन को प्रकट किया। क्या गलत है, बेबी?
तुम ये खेलना चाहती हो? लिनेन ने उन्हें देखा और चिंता से पूछा। मोहित और अयान लोगों के समूह के पीछे चले, ज़ारा की पीठ को एक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। कभी कभी वे ज़ैन के साथ बातचीत करते थे। ज़ारा अपने रास्ते पर रुकी और गंभीरता से लिनेन को देखा। उन्होंने पूछा, तो ये बड़ा मनोरंजन पार्क केवल बच्चों के लिए नहीं है? वयस्क भी खेल सकते हैं, है ना? लिनेन को उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा अचानक ऐसा सवाल पूछेगी। वह एक पल के लिए दंग रह गई इससे पहले कि उन्होंने जवाब दिया, ये सही है, मनोरंजन पार्क की कई गतिविधियां वयस्कों के लिए खुली हैं। ज़ारा, तुम? लिनेन ने पूछा। अचानक, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो, उन्होंने त्योरी चढ़ाई और एक दयनीय स्वर में पूछा, बेबी, क्या तुम पहले कभी मनोरंजन पार्क नहीं गई हो? ज़ारा ने लिनेन की बातें सुनी और सिर हिलाया। मैं बहुत छोटी थी जब एक बार वहां गई थी। मुझे इसकी थोड़ी याद है। ये हास्यास्पद था। ज़ारा ने 2 जीवन जिए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतने बड़े मनोरंजन पार्क में प्रवेश किया था। उन्होंने 2 जीवन जिए थे, लेकिन वे काफ़ी नीरस थे। ज़ैन फैमिली में खुशी और आराम के क्षण के अलावा उन्होंने कभी वास्तव में पूरी खुशी का अनुभव नहीं किया था। उनके पिछले जीवन में उन्हें उनके जैविक माता पिता और बहन ने हर संभव तरीके से धोखा दिया और इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि वह प्रेमी जिसके साथ उन्होंने बाकी जीवन बिताने का सोचा था वह एक दुष्ट और झूठा था। उनके पिछले और वर्तमान जीवन को जोड़कर ये पहले ही कुछ दशक हो चुके थे, लेकिन ज़ारा का दिल कभी आराम से नहीं था। उनके पिछले जीवन में वह इतनी बेवकूफ़ थी कि वह केवल अपने खून और मांस का प्यार चाहती थी और ज़ैन फैमिली, जिसने उनकी परवाह की और उनसे प्यार किया, उसे अनदेखा कर दिया। इस जीवन में उन्होंने शपथ ली थी कि वह अपने जीवन से ज़ैन फैमिली की रक्षा करेंगी और उनका एहसान चुकाएंगी। स्थिति में होने के कारण ज़ारा पूरी तरह से स्थिति को नहीं समझ सकती थी। जब से उनका पुनर्जन्म हुआ है, कई चीज़ें बदल गई हैं। तितली प्रभाव की शक्ति विशाल थी और एक मामूली बदलाव पूरे को प्रभावित कर सकता था। अंधेरे में उन्होंने कई लोगों को भी प्राप्त किया था जो वास्तव में उनसे प्यार करते थे, जैसे बुजुर्ग और लीकिन, उनके मास्टर और संत घाटी चिकित्सा के वरिष्ठ भाई, और यहाँ तक कि महान बुजुर्ग मोहित। मोहित पहले ही उनके वर्तमान और पिछले जीवन के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर बन गए थे। वह उनके पिछले जीवन में इस समय उन्हें जानती भी नहीं थी। ये तो छोड़ो, उनका उनसे विवाद था। लिनेन और ज़ैन मूर्ख लोग नहीं थे। उन्हें केवल एक क्षण के लिए सोचने की ज़रूरत थी कि ज़ारा ने कभी मनोरंजन पार्क का दौरा क्यों नहीं किया था। लिनेन ने दया से ज़ारा को देखा और गर्मजोशी से कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? हम आज तुम्हारे साथ दिल भर के खेलेंगे। ज़ारा मुस्कुराई और उनकी बड़ी आंखें एक पल में चमक उठीं। अतीत से चिपके रहना केवल उन्हें फंसाएगा। उन्हें जो करने की ज़रूरत थी वह आगे बढ़ना, कर्ज और द्वेष सुलझाना और एक शानदार जीवन जीना था। मिसेज लिन, जो हमेशा अपनी बात पर टिकी रहती थी, ज़ारा को खींचकर मनोरंजन पार्क में सभी सुविधाओं को खोजने लगीं। ज़ैन और मोहित ने असहाय महसूस करते हुए उनका पीछा किया। ज़ैन ने लिनेन को समुद्री डाकू जहाज पर वापस खींचते हुए देखा। उन्होंने मुस्कान के साथ मोहित की ओर मुड़ा और कहा, उसे आकस्मिक होने की आदत है, और जब वह खेलना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। प्रेसिडेंट मोहित, कृपया बुरा मत माने। मोहित हंस पड़े। तुम क्या कह रहे हो प्रेसिडेंट ज़ैन? मिसेज ज़ैन एक मुक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं। वह एक दुर्लभ तरह की वास्तविक व्यक्ति हैं। उन्होंने ज़ारा को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। जैसे ही मोहित बोले, उन्होंने उन्हें देखा और एक मुस्कान के साथ सुझाव दिया, हम इतने लंबे समय से एक साथ काम कर रहे हैं। तुम अभी भी इतने दूर और विनम्र क्यों हो? ये कैसा रहेगा चीफ ज़ैन? तुम मेरे पिता से 1 साल छोटे हो, इसलिए तुम्हें मेरा वरिष्ठ माना जाता है। मैं अब से तुम्हें चाचा कहूँ। ज़ैन ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उनका दिल पहले ही खुशी से भर गया था। मोहित का उन्हें चाचा बुलाना उन्हें कितनी इज्जत मिली। इस तरह, क्या वह मोहित के पिता को अपना भाई नहीं बुला रहे होंगे? यह एक अच्छी चीज़ थी। ज़ैन दिल खोलकर हंस पड़े और इनकार नहीं किया। ज़रूर, चूंकि प्रेसिडेंट मोहित मुझे चाचा बुलाने को तैयार हैं, हम अब एक परिवार हैं। मैं हमें खुशहाल सहयोग की शुभकामना देता हूँ। ज़ोरावर मलिक ने क्षणिक रूप से प्रतिक्रिया दी, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने कुछ गलत कहा था। हालांकि जब उन्होंने मोहित की शांत और आरामदायक अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने इस अजीब भावना को अपने दिमाग में वापस फेंक दिया। ज़ारा एक राउंड खेलने के बाद ई स्पोर्ट्स जोन से बाहर आईं। उनका छोटा चेहरा लाल था और वह रोमांचित लग रही थीं। मोहित ने अपने हाथ में ड्रिंक उन्हें सौंपा और धीरे से कहा, एक घूंट लो। तुम्हें गर्मी लग रही है। ज़ारा ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें धन्यवाद दिया। जब वह अपनी मां को देखने के लिए मुड़ने वाली थी, ज़ोरावर मलिक पहले ही उनकी बैग पकड़े हुए थे। वह उनकी पसीना पोंछने में मदद कर रहे थे और एक पानी की बोतल निचोड़ रहे थे। वह अत्यधिक ध्यान देने वाले थे। ज़ारा और अयान को क्या कहना है यह नहीं पता था। बहन ज़ारा, तुम्हारे माता पिता सचमुच करीब हैं। हमें आज काफ़ी डॉग फूड मिला। अयान ने एक धीमी आवाज़ में मजाक किया।
ज़ारा ने किनारे से उन्हें देखा और हंस पड़ी। एक बार जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। मोहित ने अपनी घड़ी पर समय देखा और जेंटली नरमी से ज़ारा को सुझाव दिया, लगभग 6 o'clock हो गए हैं। तुम लोग एक दिन खेलने के बाद भूखे होंगे। मैंने रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। चलो जल्दी से चलते हैं। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जैसा कि तुमसे उम्मीद थी भाई मोहित। तुम बस इतना कहने पर इस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक करने में सक्षम थे। अद्भुत, अयान ने आश्चर्य में कहा। अरे, हमें अभी भी वहाँ के रास्ते पर शहर की ओर जाना होगा। क्या हमें जैन और सिद्धार्थ को भी कॉल करना चाहिए? लिनेन और जोरावर मलिक ने भी मोहित का सुझाव सुना और उनकी ओर 2 कदम बढ़ाए। जब लिनेन ने अयान को जैन का उल्लेख करते सुना तो उन्हें अचानक अपने सबसे छोटे बेटे की याद आई, जिसे पूरे दिन भूला दिया गया था। उन्होंने ज़ारा को देखा और पूछा, क्या तुम्हारा तीसरा भाई आज ही फिल्मांकन शुरू कर चुका है? उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक और महिला लीड इतनी जल्दी मिल गई। वे काफ़ी कुशल हैं। ज़ारा ने जैन द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश के बारे में सोचा और लिनेन से कहा, मुझे लगता है कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रोडक्शन टीम लीनी के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में व्यस्त होनी चाहिए। तीसरा भाई पूरे दिन उनका पीछा करते करते थक गया होगा, चलो उसे कॉल करते हैं। लिनेन ने सहमति में सिर हिलाया। लिनेन पिछली रात के हॉट सर्च पर जैन की उपस्थिति से पहले ही प्रतिरक्षित थीं। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जब कोई उत्कृष्ट होता है तो ईर्ष्या आकर्षित करना आसान था और एक बड़ा स्टार बनना आसान नहीं था। अयान के पूछने के बाद वह मोहित को देखता रहा। मोहित ने समझाया, सिद्धार्थ को दोपहर में अस्पताल वापस बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि एक आपातकालीन ऑपरेशन था। अयान को यह अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने हल्की सी अपनी आंखें घुमाईं। मुझे पता था, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम एक सुअर की तरह सो रहे थे। तुम्हें कौन जगा सकता है? मोहित ने सच्चाई उगल दी। इस तरह का उपहास अक्सर सबसे घातक होता था। अयान फंस गया और कुछ और नहीं कहा क्योंकि मोहित ने जो कहा वह सच था। पिछली रात इतनी महान कार दौड़ देखने के बाद अयान इतना उत्साहित था कि वह देर से सो गया। नतीजतन वह सुबह 11 बजे जागा और चक्कर में मनोरंजन पार्क आया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें नहीं पता था कि सिद्धार्थ पहले ही लौट चुका था। जब वह मनोरंजन पार्क में इतना मज़ा कर रहा था तो उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका ऐसा कोई दोस्त है। ये सोचना कि उन्हें रात के खाने के दौरान सिद्धार्थ याद आया, कम से कम उनमें कुछ अंतरात्मा थी। हालांकि यह ज़्यादा नहीं लगता था। शाम 7 बजे एच सिटी में रेस्टोरेंट अभी भी लोगों से भरा हुआ था। पहली मंजिल वह थी जहां साधारण मेहमान बैठते थे और खाते थे। कोई जितना ऊपर जाता था, सीटें उतनी ही महंगी होती थीं और मेहमान उतने ही प्रतिष्ठित होते थे। एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला वेटर समूह को 9वीं मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में ले गया। अयान ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और यहाँ तक कि ज़ारा को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लिनेन ने मोहित पर एक मुस्कान के साथ नज़र डाली। मैं यहाँ पहले आई हूँ, लेकिन वह कई साल पहले था। अब ये बेहतर और बेहतर हो रहा है। जोरावर मलिक ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ जोड़ा, हाँ। ये भोजन का समय है, इसलिए हमारे बीच इस प्राइवेट रूम को बुक करने वाला एकमात्र व्यक्ति मोहित हो सकता है। ज़ारा मुस्कुराईं और अयान के बगल में बैठ गईं। उनके साथ इतना समय बिताने के बाद ज़ारा को लगा कि मोहित के दोस्तों में केवल अयान ही अधिक सीधा और ईमानदार था। सिद्धार्थ शानदार था और बुद्धिमान लोग अक्सर दोस्त नहीं बनते थे। कुछ समय पहले मैंने एक दोस्त से सुना कि हाल ही में रेस्टोरेंट में एक उत्कृष्ट पेस्ट्री शेफ आया है। मुझे नहीं पता कि वह यहाँ है या नहीं। मुझे एक बार उनके डेसर्ट खाने का सौभाग्य मिला था और मैं अपनी जीभ निगलना चाहता था। जैसे ही अयान बोला, उसकी आंखें चमक उठी जैसे उन्हें स्वादिष्ट स्वाद याद आया हो। मैंने पहले कभी इतने स्वादिष्ट पश्चिमी डेसर्ट नहीं खाए। शिरे वास्तव में इस कंट्री में डेसर्ट के मास्टर हैं। ये देखकर कि सब लोग रुचि से उनकी ओर देख रहे थे, अयान ने जोड़ा। पेस्ट्री का उल्लेख सुनकर मोहित अचेतन रूप से अपने बगल में ज़ारा को देखा। ज़ारा डेसर्ट बनाने में एक विशेषज्ञ थीं। उन्हें हमेशा ज़ारा द्वारा बनाए गए मीठे लेकिन चिकने नहीं डेसर्ट पसंद आए थे। मोहित की रुचि बढ़ी और उन्होंने पूछा, क्या ये शिरे फ्रेंच है? अयान ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वह एक महिला होनी चाहिए। हमारी ज़ारा की पेस्ट्री भी बहुत स्वादिष्ट है। मोहित, क्या तुमने इसे कुछ बार नहीं चखा? जैन ने एक हल्की मुस्कान के साथ मोहित को देखा। तुमने यहाँ तक कहा था कि यह स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें अभी भी याद है? तुम ही थे जिसने फूड बॉक्स साफ कर दिया जो मैं कंपनी में लाया था। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी को देखा है जो मेरी तरह पेस्ट्री से प्यार करता है। मोहित थोड़ा दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैन इसे इतना सीधे लाएंगे। ये थोड़ा अजीब लगा। मोहित ने यंग मास्टर की दंग अभिव्यक्ति को देखा। उन्होंने सिर नीचे किया और मनोरंजन में मुस्कुराया। वह जानता था, प्रेसिडेंट जैन को ज़रूर पता होगा। प्रेसिडेंट जैन को कैसे नहीं पता होगा कि लंच बॉक्स से कुछ पेस्ट्री गायब थी।
ज़ारा ने हैरानी में मोहित को देखा। उन्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। क्या मोहित को भी डेसर्ट खाना पसंद था? ज़ारा की उत्सुक नज़र के तहत मोहित ने असहजता में अपना गला साफ किया। हाँ, ज़ारा की कुकिंग स्किल्स वास्तव में खराब नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपना सिर मोहित की ओर घुमाया। जाओ देखो कि स्टार्टर इतनी देर बाद भी क्यों नहीं परोसा गया। मोहित ने सम्मानपूर्वक सिर नीचे किया। उन्होंने अपने दिल में कड़वाहट से सोचा कि उन्होंने अभी अभी एक मुस्कान चोरी की थी और यंग मास्टर उसे भी नोटिस कर सकते थे। उनकी दृष्टि बेहतर और बेहतर हो रही थी, लेकिन उनके मुंह ने पहले ही सम्मानपूर्वक जवाब दिया था, हाँ। कोई जल्दी नहीं है, चलो इसे धीरे धीरे लेते हैं। लेनन ने एक मुस्कान के साथ कहा, अपना हाथ उठाकर मोहित के लिए एक चाय का कप डालने के लिए। हालांकि जैसे ही लिनन की आवाज़ गिरी, प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला और कुछ कठोर गालियां बाहर से आईं। जैन, तुम एक भयानक मौत मरोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। लीनी का सहायक ने उनकी कलाई को कसकर पकड़ा हुआ था। उनके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति भयंकर थी जैसे उन्होंने जैन की नाक की ओर उंगली उठाए और डांटा, तुम और वह कमबख्त बॉस माँ को ऐसी भयानक स्थिति में डालने का कारण बने। क्या तुम्हें लगता है कि बॉस माँ का परिवार तुम्हें छोड़ेगा? तुम उनके बदले का इंतजार कर सकते हो। ईशा एलिवेटर से बाहर भागी और तेजी से आई। जब उन्होंने जैन फैमिली को देखा तो वह दंग थीं। क्या क्या हो रहा है? वे यहाँ क्यों हैं? ज़ारा भी यहाँ थी। क्या हम जैन के क्रू के साथ एक साथ खाना नहीं खा रहे थे? जैन ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को क्रॉस किया और लीनी पर मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखों में कोई दयालुता नहीं थी। तुम मेरे सामने भौंकने का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें ऐसा बनाया? तुम इसके लिए खुद को दोष दे सकती हो। अगर मैं वह होता जो कल रात हार जाता तो तुम शायद और भी ज्यादा घमंडी होती, है ना? तुमने अपने नाम को साफ करने के लिए उन पब्लिक रिलेशंस और घोषणाओं पर बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, है ना? अगर कोई और तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम्हारी एक तस्वीर लेता है तो तुम खत्म हो जाओगी। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? जैसे ही जैन बोले, उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने लीनी को ठंडे तरीके से देखा जैसे वह कूड़े को देख रहे हों। आज सुबह लीनी अपनी चोटों को प्रोडक्शन टीम में लाईं और निर्देशक के साथ बहस की। उन्होंने प्रोडक्शन टीम को उन्हें बदलने के लिए सहमत नहीं किया और यहां तक कि बॉस माँ के निवेश से खुद को समर्थन दिया। उन्होंने प्रोडक्शन टीम पर पागलपन किया। जैन को उम्मीद नहीं थी कि यह पागल महिला उनका पीछा करते हुए यहां आएगी। जब उन्हें प्राइवेट रूम के दरवाजे पर रोका गया तो वह गुस्से में थे। लीनी ने सोचा कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। जो लोग अपनी सीमाएं नहीं जानते थे, वे हमेशा इतने मज़ेदार होते थे। अभी वह मनोरंजन उद्योग में बस एक मजाक थी, और यह उस तरह का मजाक था जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। एक बार हंसने के बाद कोई उन्हें फिर कभी याद नहीं करेगा। ज़ारा और लिन एंड जैन के पीछे खड़ी थीं। जब लीनी ने ज़ारा को देखा तो वह इतनी गुस्से में थी कि वह उन्हें जिंदा खा जाना चाहती थीं। ये सब इस कमबख्त बिच के कारण था। अगर उसने कल पागलपन की तरह उन पर और बॉस माँ पर हमला नहीं किया होता तो उन्हें एक कार दुर्घटना नहीं होती और यह घटना मीडिया तक नहीं पहुंचती। वह केवल जैन को पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक हठी व्यक्ति होंगे। लीनी को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति ऐसी हालत तक बढ़ जाएगी। उसने सोचा था कि वह बॉस माँ की देखभाल का आनंद लेना जारी रख सकती है, लेकिन चीज़ें उम्मीद के अनुसार नहीं हुईं। बॉस माँ एक मुश्किल स्थिति में थे और इतनी दयनीय हालत में थे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बॉस माँ और मुझे क्यों निशाना बनाती हो? तुमने ये जानबूझकर किया। तुम पागल हो। लीनी ने अपना घायल नहीं हुआ हाथ उठाया और ज़ारा के चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। मोहित ने लीनी पर नज़र डाली और ठंडे तरीके से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह जगह क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशानी पैदा करने दूंगा? ये ईशा के लिए मोहित से मिलने का पहला मौका था। उसका दिल उत्साहित था और उसका बुद्धिमान दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी और लीनी के सामने खड़ी हो गई, मोहित से कहते हुए, सर, यह इसलिए है क्योंकि मेरी दोस्त को अचानक ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार सहना पड़ा कि वह जैन भाई बहन से एक स्पष्टीकरण चाहती है। कल जो हुआ वह केवल शामिल लोग ही जानते हैं। हमें दर्शकों को इससे बाहर रहना चाहिए। ओह, तुम लीनी के लिए न्याय चाहती हो? जब ज़ारा ने ईशा को देखा तो वह एक भूखे भेड़िया की तरह थी जिसने अभी अभी अपना शिकार देखा था। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि ईशा की लीनी जैसी एक दोस्त थी। क्या संयोग है! एक ही तरह के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं, ये कहावत वास्तव में सच थी। लीनी जैसी एक अहंकारी और घमंडी महिला केवल समान रूप से पाखंडी और क्रूर ईशा के साथ दोस्त हो सकती थी। ज़ारा की आंखें जहर से भरी हुई थीं और ईशा खुद को कांपने से नहीं रोक पाईं। उन्होंने अपने दिमाग को स्थिर किया और चिल्लाया, क्या हम न्याय नहीं चाह सकते? तुम्हारी क्रूरता ने मूल रूप से इस मामले का कारण बनाया। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो न्याय और दयालुता हमारे पक्ष में हैं।
तुमने बॉस माँ को वैसा बना दिया है। हम इस मामले को नहीं छोड़ सकते। ये कहा जाना चाहिए कि ईशा का दिमाग काफ़ी लचीला था। वह जानती थी कि अगर वे वर्तमान स्थिति के आधार पर बहस करते हैं तो लीनी के जीतने का कोई मौका नहीं है। जैन और ज़ारा की कमजोरियां ढूंढने का एकमात्र तरीका तथ्यों को तोड़ने और सच्चाई और झूठ को मिलाना था। ज़ारा ईशा की तर्क वितर्क करने की क्षमता से भली भांति परिचित थीं। उन्होंने ईशा पर नज़र डाली और ठंडे तरीके से कहा, तुम न्याय चाहती हो। ज़ारा व्यंग्य से मुस्कुराईं और एक कदम करीब आईं। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, न्याय क्या है? कल की प्रतियोगिता एक वास्तविक प्रतियोगिता थी और एक खेल नहीं। क्या तुम जानती हो, क्या बॉस माँ ने मैच से पहले जीवन और मृत्यु के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया? क्या तुमने हस्ताक्षर नहीं किया? तुम दोनों के यहाँ झगड़ने का क्या मतलब है? ये बस सभी का समय बर्बाद कर रहा है, समझती हो? ज़ारा के सवालों की बौछार ने लीनी को दंग कर दिया। इससे पहले कि वे कल कार में बैठे, उन्होंने वास्तव में आयोजकों के 2 फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया था कि वे क्या थे। ज़ारा ने ईशा को देखा और ठंडे तरीके से पूछा, इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम क्यों न्याय के लिए बोलने का ढोंग कर रही हो? क्या तुमने अपने पारिवारिक मामले सुलझा लिए हैं? ईशा ने ज़ारा की आंखों में देखा और महसूस किया जैसे उनके अंदर कुछ गहरा और डरावना उन्हें खींच रहा था। ईशा ने अपनी आंखें हटा लीं और कहा, चौथी मिस ज़ारा, तुम्हारी ज़बान हमेशा की तरह तेज है। तुम काले को सफ़ेद भी कर सकती हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। तुम बस जैन और मोहित पर भरोसा कर रही हो ताकि वे तुम्हारा समर्थन करें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? बॉस माँ का परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लीनी ने लाल आंखों से ज़ारा को घूरा जैसे वह ज़ारा से आने वाली भयानक ठंड को महसूस नहीं कर सकती थी। वह अभी भी हठपूर्वक सोचती थी कि बॉस माँ का परिवार उनकी आखिरी रक्षा रेखा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि बॉस माँ के पिता डर के मारे होश खो बैठे थे जब उन्हें पता चला कि जैन फैमिली के पास मो कॉपरेशन का समर्थन था। अगर यह सिर्फ जैन फैमिली होती तो वह अभी भी हंगामा करने और एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए आ सकते थे। हालांकि मोहित इस मामले में शामिल थे, जो अच्छा नहीं था। ईशा ने एक लंबी सांस ली। लीनी को पिछले कुछ सालों से उन अमीर लोगों ने पागल बना दिया था। वह पहले थोड़ी स्मार्ट थी, लेकिन अब वह फंस गई थी। ये सिर्फ बॉस माँ का मामूली परिवार है। अगर मैं डरता तो मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा होता। जैन ने व्यंग्य किया और कहा, तुम किसे अपना शुगर डैडी समझती हो? जैन फैमिली के सामने बॉस माँ के पास मेरे जूते उठाने का भी अधिकार नहीं है। लिनेन और जोरावर मलिक को पूरी कहानी नहीं पता थी। ज़ारा और जैन को डर था कि वे चिंतित होंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें कालेर माउंटेन पर हुई प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं बताया। तो दोनों माता पिता अभी भी भ्रमित थे, लेकिन इसने लिनेन को अपने बच्चों की रक्षा करने से नहीं रोका। लिनेन खड़ी हो गईं और ज़ारा के किनारे चली गईं। एक उपहास भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, क्या इन दिनों मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के मानक इतने कम हैं? क्या तुम्हारे जैसी कोई स्टार बन सकती है? एक मालकिन के रूप में रखा जाना, क्या ये परिसंचरण सर्कुलेटिंग के योग्य है? यह ऐसा क्यों लगता है जैसे यह एक स्वाभाविक मामला है? तुम्हें ऐसी चीज़ से शर्मिंदा क्यों नहीं होती और इसके बजाय गर्व क्यों है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? लीनी स्वाभाविक रूप से लिनेन को नहीं जानती थी, लेकिन लिनेन की उत्कृष्ट और उचित आभा ने उन्हें बहुत अधिक अहंकारी होने की हिम्मत नहीं दी। उन्होंने विपरीत समूह के लोगों को क्रूरता से घूरा। तुम लोग। लीनी लिनेन का खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ सकी। उन्हें मनोरंजन उद्योग में सुलभ और अनियंत्रित होने की आदत थी, एक ऐसा जीवन जीना जिसे सभी उनसे ऊपर देखते थे। किसी ने उन्हें एक बुजुर्ग की तरह शिक्षित करने की हिम्मत नहीं की। ईशा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उदासीनता से लीनी को देखा। वह जानती थी कि बातें पहले ही इस चरण तक पहुंच चुकी थीं और इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। लीनी के लिए अब अपना चेहरा वापस पाना और भी असंभव था। चूंकि ऐसा था, वह हार मान सकती थीं और जल्द से जल्द लीनी को बदल सकती थीं। उनकी वजह से मोहित जैसे एक बड़े शॉट को नाराज करना योग्य नहीं था। हालांकि अंतिम अंत अधिक उपयुक्त होना चाहिए था। ईशा आगे बढ़ीं, लीनी की कलाई पकड़ी और उनके सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दुखी होने का ढोंग करते हुए कहा, मिसेज मलिक, आपने उन मार्केटिंग अकाउंट से बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। आपको मेरी दोस्त के बारे में ऐसी पक्षपाती टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? वह और बॉस माँ हमेशा एक गंभीर रिश्ते में रहे हैं और यह इतना शर्मनाक नहीं है जितना बाहरी दुनिया कहती है। बाहरी दुनिया ने उन्हें गलत समझा और उन्हें नुकसान पहुंचाया। लीनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने नियंत्रण खो दिया और आपको नाराज किया। मुझे लगता है कि यह समझने योग्य है। मुझे बस इतना ही कहना है। मैं उसे अब यहाँ से दूर ले जाऊंगी। अगर उसने आपको नाराज किया है तो कृपया इसे दिल पर मत लें। उन्होंने एक उपयुक्त धार्मिक भाव दिखाया और उनके शब्द ईमानदार लगे। अगर ज़ारा नहीं जानती कि वह किस तरह की व्यक्ति थी, तो वह शायद उनके धार्मिक और ईमानदार शब्दों से प्रभावित हो गई होती।
ज़ारा ने उनकी दृष्टि का पालन किया और उनके पीछे खड़े मोहित को देखा। उन्हें कुछ समझ आ गया लगता था। उनके होंठों के कोने हल्के से घुमावदार हो गए और वह व्यंग्य से मुस्कुराईं। ईशा अपना मन नहीं बदल सकती थीं। जब वह एक प्रभावशाली और सुंदर पुरुष को देखती थीं तो वह नहीं चलेंगी। खासकर जब उन्हें किसी और का प्रेमी पसंद आया, जिस तरह का पुरुष पहले से ही उनके पिछले जीवन में लिया गया था। गौरव उनमें से एक था। और अब क्या ये हो सकता है कि वह मोहित पर फिदा हो गई थीं? जैन ने ईशा को ठंडे तरीके से देखा और व्यंग्य से कहा, बस इसलिए कि वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकती, वह आकर दूसरों को परेशान करती हैं और अपमान करती हैं। दुनिया के लिए तुम्हारे जैसी एक पाखंडी व्हाइट लॉर्ड्स का होना काफ़ी है। हमारी जैन फैमिली हमेशा विश्वास करती है कि अगर लोग हमें नाराज़ नहीं करते तो हम उन्हें नाराज़ नहीं करेंगे। अगर लोग हमें नाराज़ करते हैं तो हम उन्हें दोगुना वापस चुकाएंगे। लीनी एक पागल की तरह थी जिसने मेरे परिवार का अपमान किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे माफ़ करना कहकर इससे बच सकती हो? क्या ये कल्पना नहीं है? जैन की आंखें ठंडी थीं जैसे उन्होंने ये कहा। लीनी हैरान थीं। वह मुनी और ईशा पर एक नज़र डाली। वह जानती थी कि ईशा हमेशा चतुर थीं और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का एक तरीका होगा। वह मीडिया द्वारा पूरी तरह से पागल हो चुकी थीं। कंपनी से दोष और दबाव ने उन्हें लगभग मार डाला था। भारी दबाव के तहत वह खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थीं और जैन को गुस्सा निकालने के लिए ढूंढना चाहती थीं। किसने सोचा होगा कि मोहित और जैन फैमिली यहाँ होंगे? क्या ये दुश्मन की लोहे की प्लेट पर लात मारने जैसा नहीं था? ये देखकर कि ईशा ने कुछ नहीं कहा, लीनी के पास अपने सूखे होंठों को चाटने और सूखे ढंग से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाना चाहती? जैन हंस पड़े जैसे वह उनके सुझाव से खुश थे। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। क्या तुमने एच सिटी में पुलिस स्टेशन देखा है? मैं तुम्हें बाद में इसे देखने दूंगा। जैन के बोलने के बाद उन्होंने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। मोहित ने अपना हाथ उठाया और मोहित पर अपनी उंगली हिलाई। मोहित समझ गए और गलियारे के अंत में बॉडीगार्ड को इशारा किया, उन्हें ले जाने का संकेत दिया। लीनी ने काले रंग में बॉडीगार्ड को देखा जो उन्हें पकड़ने आए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह उन पर चिल्लाना चाहती थी कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन स्टील जितना कठोर एक हाथ ने उनका मुंह ढक दिया। लीनी का पीछा करने वाले दो सहायक भी बॉडीगार्ड द्वारा दूर धकेल दिए गए। ईशा किनारे पर अकेली खड़ी थी, अपने होंठ काट रही थी जैसे वह कुछ कहना चाहती थी। हालांकि जब उसने मोहित के बॉडीगार्ड की कठोर चेतावनी भरी नज़र देखी तो उसके चतुर दिमाग ने उसे बताया कि अगर उसने कुछ और कहने की हिम्मत की तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। चाहे कितनी भी वाकपटुता और परेशान करना हो, वे सब बस उड़ने वाले झाग थे जो एक झटके से बिखर जाते। वे बिल्कुल बेकार थे। जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, लीनी मुनी और ज़ारा पर नज़र डाली। उनकी आंखें उदासीन थीं जैसे वह कूड़े के एक टुकड़े को देख रही थीं। और वह कूड़े का टुकड़ा वह थीं। ज़ारा ने ईशा को देखा जो गलियारे में अजीब ढंग से खड़ी थी। वह हंस पड़ी और व्यंग्य से कहा, मिस ईशा, तुम अपनी दोस्त की मदद क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारी दयालुता और मासूमियत तुम्हें अपनी दोस्त को इस तरह छोड़ने की अनुमति देगी? जब उन्होंने ईशा को उन्हें देखते हुए देखा तो ज़ारा एक कदम आगे बढ़ी और केवल उन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज़ में कहा, मेरे सामने वह मासूम और शुद्ध लुक मत रखो। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अगली बार इतनी दयालु रहूंगी। उनका चेहरा ईशा के कंधे से 2 मुट्ठी दूर था। उनके द्वारा बोले गए शब्दों में एक ठंडी आभा थी, जैसे सर्दियों के बीच में ईशा की हड्डियों में घुसने वाली एक बर्फीली ठंड। ईशा खुद को कांपने से नहीं रोक पाईं। ईशा एक कदम पीछे हटी और ज़ारा को देखते हुए अपनी लार निगल ली। ज़ारा ने अपना शरीर सीधा किया और उन्हें उदासीनता से देखा। एक आखिरी सलाह, मेरे परिवार और मोहित से दूर रहो। ईशा को पहले कभी किसी की नज़र से डर नहीं लगा था। ज़ारा की आंखें तलहीन काले छेदों की तरह थीं। उन्हें लंबे समय तक घूरने के बाद उनकी अस्पष्ट डर की भावना विकसित हुई। ईशा ने अपने दिल में दबाव और असुविधा को रोका और हकलाया, तुम क्या कह रही हो? मुझे एक शब्द भी समझ क्यों नहीं आता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाऊंगी। वह घबराहट में चली गई जैसे ही वह बोली, यहाँ तक कि दूसरों को देखने की भी परवाह नहीं की। जैन ने ईशा को जल्दी में जाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, बहन, तुमने उससे क्या कहा? वह ऐसे क्यों भाग गई जैसे कोई बुरी आत्मा उसकी जान लेने आ रही हो? जैन एक अच्छा अभिनेता था। वह मानव अभिव्यक्ति और भावनाओं का अवलोकन और वर्णन करने में एक पेशेवर था, इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि उसने जो कहा उसमें कुछ गलत था। जब लिन ने उसने जो कहा वह सुना तो वह मुड़ी और उसे घूरा। तुम क्या कह रहे हो, तुम छोटे बदमाश? ऐसा कहकर तुम अपनी बहन को भी डांट नहीं रहे हो? जोरावर मलिक ने ज़ारा को देखा जैसे ही वह वापस चली गईं। उन्होंने अपना सिर घुमाया और कहा, ईशा ग्रुप, मीन एना और मो ग्रुप के लड़ने के बाद ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईशा अभी भी इस मामले के बारे में चिंतित है, यही वजह है कि वह हमसे इतनी डरती है।
अयान ने भावहीन ज़ारा पर नज़र डाली, फिर जैन की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि लीनी जैसी एक महिला हस्ती ईशा फैमिली की बेटी के साथ दोस्त कैसे बनी? इसे देखते हुए ईशा अपनी दोस्त लीनी की बहुत परवाह करती थी। यह विचित्र है। जैन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह लीनी और ईशा को सभी का अच्छा मूड बर्बाद करने नहीं देना चाहते थे, खासकर चूंकि मोहित और उनके दोस्त आज मौजूद थे। वह हंस पड़ा जैसे उन्होंने मोहित और अयान को देखा और धीरे से पूछा, ये सब प्रेसिडेंट मोहित की वजह से है कि हम आज रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं? उनके परिवार की स्थिति तय करना मुश्किल है। लिनन ज़ारा के साथ डाइनिंग टेबल पर चली गईं और अपनी सीट पर लौट आईं। वह मुस्कुराईं और जैन पर नज़र डाली। तुम अन्य चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जब खाने की बात आती है तो तुम ऊर्जा से भरे होते हो। तो क्या, दुनिया बड़ी है, लेकिन खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी को खाने की अपनी इच्छा को दबाना पड़े तो जीने का क्या मतलब है? सही है, छोटी बहन। जैन का चेहरा गंभीर और निर्धारित था। अपने वाक्य के अंत में उन्होंने एक स्वीकृति की भावना ढूंढने के लिए ज़ारा की ओर भी मुड़े। तीसरा भाई सही है, इस दुनिया में खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ज़ारा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। अयान ने मुस्कान के साथ जल्दी से जवाब दिया। उन्होंने टेबल पर मेनू उठाया और दूसरों को सुझाव दिया, हालांकि हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। टेबल पर पेस्ट्री लुभावनी है। क्या मैं सभी के लिए कुछ डेसर्ट ऑर्डर कर सकता हूँ? जब लिनन और जोरावर मलिक ने यह सुना तो उन्होंने सिर हिलाया और असहाय ढंग से मुस्कुराए। बच्चे और अयान उत्साहित थे। वे वर्षों में बढ़ रहे थे और ऐसे जीवंत और प्यारे बच्चे पसंद करते थे। मोहित ने ज़ारा से अपनी नज़र वापस ली। उनके मुंह के घुमावदार कोने हंस पड़े। बेशक यह अच्छा है, तुम ऑर्डर करो। जब उन्होंने ज़ारा की साइड प्रोफाइल देखी तो वह दंग थे। वह नहीं जानते थे कि जैन फैमिली ज़ारा के बारे में क्या सोचती थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह थोड़ी अजीब थी। तार्किक रूप से बोलें तो ज़ारा और ईशा को एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानना चाहिए था। ईशा कॉर्पोरेशन और जैन फैमिली के बीच प्रतिद्वंद्विता व्यापार तक सीमित थी और ईशा और ज़ारा से इसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ईशा के प्रति ज़ारा के रवैया को देखते हुए वह इतना ठंडा और उदासीन था कि इसे नफरत के रूप में भी वर्णित किया जा सकता था। ये क्यों था? लीनी के प्रति ज़ारा का रवैया ईशा से कहीं ज़्यादा अच्छा था। लीनी पिछली रात से ज़ारा के खिलाफ जा रही थी और यहाँ तक कि उन्हें मौखिक रूप से गाली भी दी थी। हालांकि ज़ारा ईशा से और भी ज़्यादा नफरत करती लगती थी, जो कहीं से बाहर दिखाई दी थी और लीनी का पक्ष लिया था। ये समझ में नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ारा और ईशा के बीच एक व्यक्तिगत झगड़ा था जिसके बारे में वह नहीं जानते थे? ईशा के साथ ज़ारा की बातचीत भी पहले सही नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अदृश्य काले कोहरे में लिपटी हुई थीं। उनका पूरा अस्तित्व ग्रे रंग में छाया हुआ था और यहाँ तक कि एक अज्ञात नफरत ने उन्हें घेर लिया था। वह नर्क से बाहर रेंगती हुई एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह थी, जिससे सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हालांकि जब मोहित अपने होश में लौटे और ज़ारा को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे सभी चीज़ें गायब हो गई थीं। केवल कुछ मिनट हुए थे, लेकिन ज़ारा एक अलग व्यक्ति में बदल गई लगती थी। ज़ारा अभी भी अनजान थी कि मोहित ने सभी भावनाओं को संभाल लिया था जिन्हें वह छिपा रही थी। चूंकि मोहित लगातार उन्हें घूरते रहे, ज़ारा ने मोहित को देखने के लिए वापस मुड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि वह मोहित की गहरी स्नेहपूर्ण नज़र के तहत 5 सेकंड से अधिक समय तक नहीं टिकी रह सकती थीं। मोहित की शांत बुद्धिमान आंखें उन्हें देख सकती थीं। टेबल पर सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद मोहित ने केवल खुद को थोड़ा नियंत्रित किया। ज़ारा ने चुपचाप राहत की एक सांस ली। उन्हें लंबे समय से किसी से असहजता की इस तरह की स्पष्ट भावना नहीं हुई थी। ये कंग पाओ चिकन अच्छी तरह से बनाया गया था। ये स्वादिष्ट है। अयान ने भोजन का एक टुकड़ा लिया और यहाँ तक कि अपनी जीभ निगलना भी चाहता था। उन्होंने चमकीली आंखों से टेबल पर भोजन को देखा और उत्साह से बड़बड़ाया। एक कारण था कि भोजनालय इतना प्रसिद्ध था और एक जगह पाना मुश्किल था। उनका भोजन अत्यधिक प्रामाणिक था और पूरे एच सिटी में सबसे अच्छा और सबसे पारंपरिक भोजनालय के रूप में मान्यता प्राप्त था। जैसे ही ज़ारा ने अपने खुश परिवार को देखा, उनके दिल में उदासी धीरे धीरे छट गई। मोहित ज़ारा के बगल में बैठे और साधारण चॉपस्टिक के साथ उनके लिए मछली का एक टुकड़ा उठाया। ये सभी व्यंजनों में ज़ारा का पसंदीदा व्यंजन था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोहित इतने बारीक होंगे कि वह बता सकें कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त बार उठाया था। वास्तव में इस मास्टर का खाना बनाना अद्भुत है। क्या हमें उन्हें ऊपर आमंत्रित करना चाहिए? लिनन ने अयान के साथ सहमति में सिर हिलाया और सुझाव दिया। उन्होंने किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह उनसे पूछना चाहती थीं कि भाप वाली बास मछली को कैसे पकाना है, क्योंकि ज़ारा ने उस व्यंजन को कई बार उठाया था। ये सुनकर मोहित ने अपने पीछे सहायक को देखने के लिए मुड़ा। सहायक समझ गया और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है मिसेज मलिक, मैं अभी इस मास्टर को ऊपर आमंत्रित करूंगा।
पेस्ट्री शेफ को आमंत्रित करो जो पश्चिमी डेसर्ट बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका मास्टर शिरे जैसा ही है। अयान ने उत्साह से जोड़ा। उन्होंने अभी भी मास्टर शिरे को नहीं छोड़ा था जिसका वह सपना देख रहे थे। ज़ारा ने अपना सिर हल्का सा झुका लिया और अयान को देखा। वह थोड़ी निराश और भ्रमित थीं। अयान शिरे को क्यों नहीं छोड़ रहा था? वह आज फिर से अपनी पहचान प्रकट नहीं करेंगी। हाँ, विश्व प्रसिद्ध पेस्ट्री शेफ जिसे अयान ने फ्रांस में सबसे अच्छा हाई एंड पश्चिमी पेस्ट्री शेफ पाने के लिए इच्छा व्यक्त की थी, वह ज़ारा थी। ज़ारा को फ्रांस से लौटने के बाद एच सिटी में अपने वफादार प्रशंसक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष मोहित का दोस्त था। जब अयान ने पहली बार शिरे का उल्लेख किया तो उन्हें एक बुरा एहसास हुआ। जब लिनन और जोरावर मलिक उन्हें लेने के लिए अनाथालय आए तो उन्हें पहले ही रेस्टोरेंट से एक निमंत्रण मिल चुका था। वे शिरे को पूरे वेस्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट का कार्यकारी हेड शेफ बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। भारत के खाना पकाने की दुनिया में इस स्तर के एक रेस्टोरेंट से निमंत्रण प्राप्त करना पहले से ही एक शेफ के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। रेस्टोरेंट में शेफ में पूरे भारत के सबसे कुलीन शेफ शामिल थे। नंबर 1 रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा अयोग्य नहीं थी। इतना होने पर भी उन्हें वेस्ट पॉइंट के मास्टर शिरे ने अस्वीकार कर दिया था। कारण ये था कि दूसरा पक्ष अभी तक भारत में विकसित नहीं होना चाहता था। ये सिर्फ एक बहाना था जिसे ज़ारा ने बनाया था। वह अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन में व्यस्त थी, तो वह यहाँ एक हेड शेफ बनने कैसे आ सकती थी। इस बहाने के कारण बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हुई कि वह फ्रांस से थीं और पूरे साल फ्रांस में रहती थीं। कुछ समय पहले रेस्टोरेंट ने शिरे को अपना हेड शेफ किराए पर लेने के बहाने का उपयोग करके बहुत सारे आकर्षक गिमिक्स चालें बनाए थे, और अयान उनमें से एक पीड़ित था। बाद में वे शिरे को आमंत्रित करने में सफल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने जनता को घोषित किया कि उन्होंने शिरे के एक सहकर्मी को यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित किया था। यही वजह थी कि अयान को पता था कि रेस्टोरेंट में पेस्ट्री शेफ शिरे के समान पंथ से था। ज़ारा ने इस समाचार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सहपाठी उनका सहपाठी था या नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मौके पर नहीं पहचाना जाएगा। ज़ारा को थोड़ा अपराधी महसूस हुआ। अगर उनके परिवार को उनकी पहचान के बारे में पता चलता तो समझाना आसान नहीं होता। भारत के अनाथालय में एक अनाथ विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी पेस्ट्री शेफ कैसे बन सकता है? ये बहुत अतार्किक था। इसके अलावा वह हाल ही में जैन के सामने बहुत बार दिखावा कर रही थीं। अगर वह अपनी दूसरी पहचान प्रकट कर देती तो यह अच्छा नहीं होता। ज़ारा जैन फैमिली को इतनी सारी आश्चर्य नहीं देना चाहती थीं। भले ही उनकी विभिन्न पहचानें उनके साथ बातचीत में खोज ली जाएंगी, फिर भी उन्होंने उम्मीद की कि यह कदम दर कदम किया जाएगा और शुरुआत से ही इतना रोमांचक नहीं होगा। वह नहीं चाहती थी कि उनके परिवार को लगे कि वह बहुत सारे रहस्यों वाली व्यक्ति हैं। वह जैन फैमिली के सामने एक भरोसेमंद और विश्वसनीय छवि बनाना चाहती थीं। किसी तरह ये सब भाग्य जैसा लगा। हर बार जब ज़ारा मोहित के सामने अपना रहस्य छिपाने की कोशिश करती थी, मोहित अंत में पता लगा लेते थे। इस बार यह कोई आश्चर्य नहीं था। अयान पेस्ट्री शेफ द्वारा बनाई गई पेस्ट्री खा रहा था, थोड़ा निराश लग रहा था। जैन ने उस पर नज़र डाली और पूछा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या यह अच्छा नहीं है? अयान ने अपनी उंगलियों से केक को चुटकी ली और एक जटिल मूड में कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। मुझे संदेह होने लगा है कि भोजनालय का प्रचार ग्राहकों को धोखा देने का बस एक गिमिक है। मास्टर शिरे से तुलना करने पर वे पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। जैन ने अविश्वास में अयान को देखा। अपने मुंह में एक टुकड़ा डालने से पहले उसने बड़बड़ाया, क्या यह इतना बुरा है? मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही सभी ने अयान और जैन की बातचीत सुनी, उन्होंने उत्सुकता से जैन को देखा, उनके निष्कर्ष का इंतजार कर रहे थे। जैन ने एक टुकड़ा खाने के बाद होंठ घुमाए और पानी का एक घूंट लिया इससे पहले कि उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा खाना मेरी बहन जितना अच्छा है। क्या एक उन्नत पश्चिमी पेस्ट्री शेफ का शीर्षक थोड़ा बेकार है? ज़ारा ने निःशब्दता से जैन को देखा। उन्होंने उससे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैन अभी भी उनके लिए विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। वह थक गई थीं। तुम और पिताजी बस मुझ पर एक फिल्टर का उपयोग कर रहे हो। तुम कहते हो कि मैं जो कुछ भी बनाती हूँ वह स्वादिष्ट है। रेस्टोरेंट ने उसे मान्यता दी है। वह कितना खराब हो सकता है? तुम ही हो जो पूर्वाग्रहित और बहुत ज़्यादा चुनिंदा हो। सही है, तुम लोग बहुत ज़्यादा चुनिंदा हो। ज़ारा मुस्कुराई और समझाया। उन्हें लगा कि बोलते समय यह विश्वसनीय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना स्वर मजबूत किया और गंभीरता से जैन और अयान को देखा। मोहित पहले ही चुपचाप एक टुकड़ा खा चुके थे जब वे बात कर रहे थे। पेस्ट्री का मूल्यांकन करते समय मोहित ने सोचा कि उनके पास कुछ अनुभव और योग्यताएं थीं। ये फ्रेंच पेस्ट्री खराब नहीं थी, लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं थी। मिठास सही थी, लेकिन पेस्ट्री की बाहरी परत अच्छी तरह से पकी नहीं थी, जिससे कुरकुरे बनावट की कमी थी। ये वास्तव में थोड़ा असंतोषजनक था। वह वास्तव में ज़ारा जितनी अच्छी नहीं थी।
इसका परिवार के फिल्टर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ज़ारा इतनी विनम्र व्यक्ति थी। ये कल ट्रैक पर उनके तरीके से पूरी तरह से अलग था। मोहित ने चुपचाप ज़ारा को देखा और महसूस किया कि वह थोड़ी अजीब थी। ज़ारा नहीं जानती थी कि मोहित ने पहले ही उनके व्यक्तित्व विशेषताओं और आदतों में से कई को देख लिया था। जब आप किसी को पसंद करते थे तो ऐसा ही होता था। आप उनके बारे में कई रहस्य और ताकत खोज लेंगे जो दूसरों को नहीं पता थी। चूंकि मोहित ज़ारा को पसंद करते थे, वह ज़ारा के शरीर पर वे सभी चमकदार बिंदु देख सकते थे, और जो और भी दुर्लभ था वह ये था कि मोहित ज़ारा की सुंदर उपस्थिति के नीचे छिपे हुए छोटे विचार और रहस्य भी खोज सकते थे। मोहित के सहायक ने जल्दी से 2 शेफ को ऊपर लाया। वे इस तरह की चीज़ के आदी लगते थे, मेहमानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तारीफ किए जाने के लिए आमंत्रित किया जाना। वे सभी दुलार और उदारता से भरे सभ्य चेहरों के साथ टेबल को देख रहे थे। खासकर मिस्टर मैगी, जो पेस्ट्री सेक्शन के प्रभारी हैं। वह हमेशा बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया भोजन टेबल पर प्लेटों में छोड़ा हुआ देखकर वह थोड़ा परेशान थे। भोजन की बर्बादी अक्षम्य है। तुम वह पेस्ट्री शेफ हो जो शिरे के समान स्कूल से आए हो। तुम शिरे के शिक्षक जैसे अधिक क्यों दिखते हो? अयान ने अजीब ढंग से पूछा। वास्तव में अयान के शब्दों के सही अर्थ को सुनकर ये मैगी की तारीफ जैसा लगता है। लेकिन मैगी ने अयान की अभिव्यक्ति पढ़ी। वह उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी उम्र पर हैरान थे। अच्छी बात यह है कि मैगी अयान से नाराज नहीं थे, बल्कि उत्साहित होकर अयान को देख रहे थे और जोर से पूछा, ओह मेरे गॉड, तुम्हारा मतलब वह फ्रीक शिरे है? क्या तुम उसे जानते हो? मैं उससे कैसे तुलना कर सकता हूँ? वह हमारे शिक्षक का सबसे कीमती छात्र है और हम सभी सामग्रियों के लिए उसकी स्वाभाविक अक्विमेंट तेज बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। वह एक जीनियस है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने सुना कि तुम शिरे से मिले हो। क्या मुझे तुम्हारे माध्यम से उसे जानने का सौभाग्य मिल सकता है? यह ऐसा था जैसे मैगी ने अयान का मतलब पूरी तरह से गलत समझ लिया था। उन्होंने सोचा कि अयान शिरे को जानता है और इसीलिए उसने ऐसा कहा। अयान, जैन हैरान थे जब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ी चूक लगती है। यह मिस्टर मैगी, मास्टर शिरे का सहपाठी, भी शिरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता लगता था। उसने तो अयान को भी शिरे को पेश करने के लिए चाहत की। लिनन और जोरावर मलिक ने एक मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा था। ये देखने के लिए एक मज़ेदार चीज़ थी। ज़ारा ने चुपचाप राहत की सांस ली जब उन्होंने मैगी को कमरे में प्रवेश करते देखा। उन्होंने शिक्षक जेसन के साथ पेस्ट्री का अध्ययन करते समय इस व्यक्ति को नहीं देखा था। वह जेसन के बाद आए होंगे। यह अच्छा है कि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, नहीं तो वह मुश्किल से एक आपदा से बची। ज़ारा ने सोचा। अयान और मैगी की उत्साही बातचीत सुनते हुए ज़ारा खुश मूड में थी और मछली का एक अतिरिक्त टुकड़ा खाया। मोहित ने किनारे से देखा और चॉपस्टिक के साथ ज़ारा की प्लेट भरने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने दुलार से पूछा, तुम अचानक फिर से खुश क्यों हो? ज़ारा ने तिरछे ढंग से उन्हें देखा और एक हल्की सी त्योरी के साथ पूछा, मैं कहाँ खुश हूँ? मोहित ने उन्हें कोमलता से देखा और उनकी आंखों के नीचे अचानक कुछ उपहास था। वह हंस पड़े, अगर तुम खुश हो तो खुश रहो। तुम अभी भी काले चेहरे वाली और धमकी देने वाली क्यों हो? ज़ारा को लगा कि उन्हें मोहित ने देख लिया है। उन्होंने अभी अभी अपने दिल में लटका पत्थर थोड़ा छोड़ा था। मोहित ये कैसे देख सकते थे? क्या मोहित के पास कोई विशेष कौशल है जो लोगों के दिल को देख सकता है? क्या वह कर सकते हैं? भोजन सभी के लिए बहुत संतोषजनक था, यहाँ तक कि डेजर्ट के साथ मामूली असंतुष्टि भी मिस्टर मैगी के विनोद और हास्य से दूर हो गई, उनकी गर्मी और ईमानदारी देखकर। भोजन का मकसद हमेशा खुशी और संतुष्टि लाना होता है ना? लिनन को भी एक और शेफ के निर्देश मिले। वह कल अपने हाथ को परिवार को दिखाने के लिए तैयार थीं। जोरावर मलिक एक मुर्गा पत्नी की तरह लगते थे, दुलार, सिर हिलाना और धीरे से मुस्कुराना। मोहित ने खाना खत्म करने के बाद मोहित के किनारे लौट आए। उन्होंने मोहित और जैन को देखा और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट किया, युवा मालिक, युवा मास्टर जैन। लीनी को पहले ही मेरे द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और खाने की बिल्डिंग के गलियारे में गाली देने का सर्वेलांस वीडियो भी मेरे द्वारा पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने कहा कि वे युवा मास्टर जैन और चौथी मिस के अपमान और डांटने को गंभीरता से निपटेंगे। मोहित ने हल्का सा सिर हिलाया, ये संकेत दिया कि वह जानते थे। उन्होंने ज़ारा पर नज़र डाली और फिर मोहित से पूछने के लिए अपना मुंह खोला, ईशा कहाँ है? वह तुम्हारे पीछे नीचे गई। क्या उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन तक फॉलो किया? मोहित ने थोड़ा सिर हिलाया, नहीं, वह सीधे घर जाने के लिए चली गई लगती है। जब ज़ारा ने मोहित के शब्द सुने तो वह अपने दिल में ठंडी हंसी चुपचाप कहती हैं, इस ईशा का भारी दिल सचमुच मज़ेदार है। जैन ने मोहित को हल्का सा सिर हिलाया और धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। वह मोहित के साथ कुछ और मिनट तक बात करने वाले थे जब उनकी जेब में फ़ोन बजा। उन्होंने इसे बाहर निकाला और देखा और खुद से थोड़े आश्चर्य के साथ कहा, बड़े भाई, उन्होंने अचानक मुझे कॉल करना क्यों याद किया? इस पल आरव मलिक फ्रांस के प्रसिद्ध लानवी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में अकेले लंच कर रहा था।
वह और रेस्टोरेंट के संस्थापक मिस्टर जेसन उत्कृष्ट दोस्त थे। उन्हें दोस्त नहीं माना जा सकता था, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वे उम्र के अंतर के बावजूद दोस्त थे। मिस्टर जेसन के वेस्टर्न डेसर्ट विश्व प्रसिद्ध थे। आरव मलिक जानता था कि उनका परिवार हमेशा उन्हें पसंद करता था, इसलिए उन्होंने मिस्टर जेसन से भारत में उनके वेस्टर्न डेसर्ट रेस्टोरेंट के लिए कई टिकट मांगे। उम्मीद थी कि उनका परिवार उनकी तरह इस तरह के भोजन का आनंद ले सकता है। ये सही है, मिस्टर जेसन के लानवी वेस्टर्न डेसर्ट रेस्टोरेंट में डाइनिंग खाने की एंट्री रिक्वायरमेंट्स प्रवेश आवश्यकताएं इतनी उच्च थीं और बहुत सारे पैसों से भी टिकट पाना आसान नहीं था। जेसन की वैश्विक वेस्टर्न रेस्टोरेंट चेन कियान लानवी में पहले से ही दुनिया भर में कई शाखाएं थीं। उन्होंने आरव मलिक के साथ अपनी बातचीत में अभी उल्लेख किया था कि भारत में उनके सभी रेस्टोरेंट उनकी प्रिय शिष्य शिरे को प्रबंधित करने के लिए सौंप दिए गए थे। शिरे एक उत्कृष्ट वेस्टर्न फूड मेकर थीं। अगर उनके अच्छे दोस्त आरव मलिक चाहते थे तो वह उनका परिचय करा सकते थे। मिस्टर जेसन, जो अपने मध्य युग में अधिक दयालु और उत्साही हो गए थे, ने अंदाज़ा लगाया, इस दुनिया में कोई भी चीज़ लोगों को उनके द्वारा बनाए गए भोजन से ज़्यादा खुश नहीं कर सकती। मेरे सभी छात्रों में से वह सबसे युवा और सबसे सक्षम हैं। जब मैं उनसे मिला, वह एक बहुत एकांत ठंडी व्यक्ति थीं। यह उस तरह का अकेलापन था जिसे कोई महसूस करता था जब वे इस दुनिया में थे। तुम्हारे देश के शब्दों में, वे नर्क से भटकते हुए भूतों की तरह हैं। जेसन आरव मलिक के विपरीत बैठे और आराम से अपने हाथ में रेड वाइन घुमाई जैसे ही वह बोले। जेसन एक बहुत बातूनी व्यक्ति थे। वह हमेशा अपने दोस्तों के बारे में चिंतित रहते थे और अपनी प्रिय छात्रा शिरे की कहानियां साझा करना पसंद करते थे। जैसे ही वह बोले, उन्होंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और एक धुंधली तस्वीर दिखाई। ये सुंदर शिरे है। वह एक प्यारी एशियाई लड़की हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि भोजन ने उन्हें बचाया। लगता है वह जीवन के प्रति अधिक भावुक हो गई हैं। आरव मलिक बता सकते थे कि मिस्टर जेसन को ये छात्रा शिरे पसंद थी। उनके होंठों के कोने पर एक गर्म और स्थिर मुस्कान लटकी हुई थी। उनकी गहरी आवाज़ एक सेलो की तरह चुंबकीय और भारी थी। लोग समझ सकते थे कि वह एक बहुत परिपक्व, आकर्षक पुरुष थे। तो मिस शिरे एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मिस्टर जेसन जैसे एक अच्छे शिक्षक से मिलने के लिए और अच्छे भोजन द्वारा इलाज कराने के लिए। आरव मलिक ने एक गर्म आवाज़ में कहा। हाँ, मैं भी उनसे मिलने के लिए भाग्यशाली हूँ। जेसन ने भावना के साथ आह भरी। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और जारी रखा, तुम्हें जल्द ही घर पहुंचना चाहिए, है ना? तुम्हें जाना चाहिए और उनके खाना पकाने को कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम दोनों के भोजन पर बहुत समान विचार हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम उनसे प्यार कर जाओगे। आरव मलिक ने जेसन को देखा और सिर हिलाया। वह मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलने का इंतज़ार करूंगा। जेसन ने अपनी शेफ की टोपी उठाए, आरव मलिक को हाथ हिलाया और चले गए। आरव मलिक ने अपने सामने की खाली प्लेट को देखा और अचानक घर पर अपने रिश्तेदारों को याद किया। उन्हें पता था कि मीन एना का कुछ समय पहले ईशा ग्रुप के साथ एक विवाद था। आज सुबह उनके सहायक ने भी घर पर स्थिति की रिपोर्ट दी थी। जैन को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा लगता था। आरव मलिक अपने परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा चिंतित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत जैन को कॉल किया। जैन अभी भी एक सेकंड के लिए दंग था। उसने फ़ोन को देखा और पाया कि कोई जवाब नहीं था। लिनेन पहले ही झुक गई थीं और कॉल उठा लिया था। बेटा, उन्होंने खुशी से पूछा, तुमने अचानक अपने तीसरे भाई को कॉल करने के बारे में क्यों सोचा? आरव मलिक ने लिनेन की आवाज़ पहचानी और गर्मजोशी से मुस्कुराया, माँ, तुम इतनी देर रात तीसरे भाई के साथ क्यों हो? तीसरा भाई आज फिल्मांकन नहीं कर रहा है। क्या तुम घर पर हो? लिनेन ने जैन के हाथों से फ़ोन लिया और खुशी से अपने सबसे बड़े बेटे के साथ बातचीत शुरू कर दी। बेटा, हम बाहर खाना खा रहे हैं। मैं जल्द ही घर जा रही हूँ। तुम इस व्यावसायिक यात्रा पर इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो अपने पिता को बताओ। ये सब खुद पर मत सहो। मैं तुम्हें याद करती हूँ। तुम कब वापस आ रहे हो? लिनेन ने एक शरारती आवाज़ में कहा जैसे वह निराश थीं। आरव मलिक हंस पड़े और धीरे से कहा, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, माँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं। मैंने लानवी रेस्टोरेंट के लिए टिकट भी लिए हैं। पिताजी को ये पसंद आएगा। जोरावर मलिक की आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये सुना। वह अपने सबसे बड़े बेटे की विचारशीलता से खुश थे। जोरावर मलिक के चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है। वहाँ अपना काम खत्म करो और जल्दी से वापस आओ। तुम्हारी बहन को वापस आए इतना समय हो गया है, लेकिन तुम दोनों मिले भी नहीं। जैसे ही जोरावर मलिक बोले, उन्होंने ज़ारा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ज़ारा मोहित के बगल में खड़ी थी, विनम्रता से अपने माता पिता और भाई के बोलने का इंतज़ार कर रही थीं। मोहित ने उन्हें देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा भाई फ्रांस की अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौट आया है? ज़ारा ने उन्हें वापस देखा और हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। तुम्हें आज के व्यंजन कैसे लगे?
अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम भविष्य में अक्सर आ सकते हैं। वह मिस्टर मैगी एक आकर्षक व्यक्ति लगते हैं। मोहित ने दूर भीड़ को देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया, कहते हुए। जब उन्होंने मोहित को मैगी का उल्लेख करते सुना तो ज़ारा ने अपने पश्चिमी शैली के शिक्षक मिस्टर जेसन के बारे में सोचा। वह भी एक हास्यप्रद और विनोदी व्यक्ति थे। ज़ारा मुस्कुराई और जवाब दिया, ये काफ़ी अच्छा है। वे सभी काफ़ी अच्छे हैं। आज तुम्हारे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मोहित ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ ज़ारा को देखा। एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मेरे लिए डेसर्ट का एक और बॉक्स बनाओ। ज़ारा ने व्हीलचेयर में बैठे मोहित को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। एक पल के सदमे के बाद उन्होंने कहा, एच सिटी में कई प्रसिद्ध पश्चिमी डेसर्ट हैं। तुम मेरे साधारण हुनर को क्यों पसंद करते हो? तुम किस रेस्टोरेंट से खाना चाहते हो? मैं तुम्हें लाइन में लगाने में मदद करूंगी। क्या तुम कारण जानना चाहती हो? मोहित ने अपना सिर हल्का सा उठाया और ज़ारा को देखा। उनकी मुस्कान थोड़ी शरारती थी जैसे उन्होंने पूछा। जैसे ही ज़ारा ने मोहित की मुस्कुराती आंखों को देखा, उन्हें अचानक हल्की घबराहट महसूस हुई। वह अब कारण जानना नहीं चाहती, लेकिन मोहित का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और सीधे ज़ारा को घूरा, एक बहुत कोमल आवाज़ में कहते हुए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम क्या पसंद करते हो? क्या तुम स्नैक्स या लोगों को पसंद करते हो? क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने अपना घातक आकर्षण प्रदर्शित नहीं कर सकते? ये थोड़ा ज़्यादा लुभावना था। ज़ारा को लगा जैसे वह एक पल के लिए पागल हो रही थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसे दबा दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति मजबूर की जैसे उन्होंने मोहित को देखा और कहा, ठीक है, मुझे मिल गया। मोहित ने संतुष्टि में सिर हिलाया और सीधे बैठ गए। लिनन और आरव मलिक के बातचीत के बाद उन्होंने फ़ोन जैन को वापस कर दिया और दोनों भाइयों को अपनी बातचीत जारी रखने दी। दूसरी ओर वह मुनी और जोरावर मलिक से बात करना शुरू कर दिया। जैन और आरव मलिक ने फ़ोन रखने से पहले थोड़ी देर बातचीत की। जब उन्होंने अपना फ़ोन रखा और मुड़े तो उन्होंने मोहित और अपनी बहन को बहुत करीब खड़े देखा, धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। वह मोहित के चेहरे पर मुस्कान देख सकते थे और वे दोनों अच्छा समय बिता रहे थे। जैन को अचानक खतरे की भावना महसूस हुई। उन्होंने अचानक अपनी आवाज़ उठाए और कहा, ठीक है, मैं ख़त्म कर चुका हूँ। देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। माहौल अचानक ठंडा हो गया। लिनन ने अपने सबसे छोटे बेटे को ऊपर देखा और आंखें घुमाईं। तो क्या हुआ अगर वे ख़त्म कर चुके हैं? तेज आवाज़ क्यों? दूसरी ओर ज़ारा को जैन के इस बाधा से खुशी हुई। उन्होंने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपने तीसरे भाई को देखा, फिर आसपास के लोगों को देखने के लिए किनारे मुड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, देर हो रही है और सभी थके हुए हैं। चलो यहाँ अलग हो जाते हैं। लिनन ने सिर हिलाया और ज़ारा के पीछे मोहित को देखा। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आज तुम्हारे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। किसी और दिन हमारे घर रात के खाने के लिए आओ। मैंने आज यहाँ के मास्टर से एक युक्ति सीखी है। ये सुनकर मोहित ने सिर हिलाया और हंस पड़े, चाची, तुम्हें मेरे साथ इतना शिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने भोजन का आनंद लो। अगर मौका मिला तो मैं चाची के खाना पकाने को कोशिश करूंगा। ऐसे रोमांचक दिन के बाद दोनों समूह के लोग आखिरकार रेस्टोरेंट के भूमिगत पार्किंग लॉट में अलग हो गए। अयान और मोहित के पीछे खड़े थे, जैन फैमिली को जाते हुए देख रहे थे। अयान ने अपने हाथ को अपने हवा से उड़े बालों को ठीक करने के लिए उठाया और आह भरी, ये पहली बार है जब मैंने जैन को इतना निर्दयी देखा है। अतीत में किसी को उनके हंसी से धोखा दिया गया था। मैंने मनोरंजन उद्योग की भयानकता आखिरकार देख ली है। मो फैमिली की कार को उनकी दृष्टि से बाहर जाते देखकर मोहित ने अपनी नज़र वापस ली, अपने हाथ पर अंगूठी घुमाई और जवाब दिया, उत्कृष्ट परिवारों के वंशजों में से कौन पूरी तरह से अनजान है? जैन एक स्मार्ट व्यक्ति है और उसने पहले हमला करके अच्छा काम किया। उसकी आंखें तेज हैं और उसके तरीके अच्छी तरह से सोचे गए हैं। अयान ने मोहित को भ्रम में देखा जैसे उसे उनका मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आया। मोहित ने युवा मास्टर अयान की भ्रमित आंखों को देखा और एक मुस्कान के साथ समझाया, उसकी प्रबंधन कंपनी ने लीनी के स्टूडियो और बॉसमा के परिवार को अप्रत्याशित ढंग से पकड़ लिया। उसके तरीके वास्तव में अच्छे हैं और वह बल से बल लड़ने में बहुत अच्छा है। उसने यहाँ तक कि बॉसमा के परिवार को डराने के लिए अपने चेहरे का उपयोग किया। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। मोहित ने अयान को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और मजाक किया, तुम एक अपवाद हो सकते हो। क्या? अयान दंग रह गया और पूछा, तुम उत्कृष्ट परिवारों के समझदार बेटों के लिए एक अपवाद हो? मोहित ने अपनी व्हीलचेयर को घुमाया, उनके मुंह के कोने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में उठ गए। अयान ने अचानक प्रतिक्रिया दी और जोर से पलटकर जवाब दिया, भाई मोहित, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम मुझे फिर से धमका रहे हो? मोहित ने असहाय ढंग से सिर हिलाया और हंस पड़ा। युवा मास्टर फिर से युवा मास्टर अयान को चिढ़ा रहे थे। दृश्य 1 घंटे पहले लौट गया।
ईशा रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपनी कार की ओर ऐसे दौड़ी जैसे अपनी जान के लिए भाग रही हो। वह अपनी चेयर पर पीछे झुकी और अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। जैन फैमिली की गोद ली हुई बेटी ज़ारा में ऐसी भयानक आभा क्यों थी? वह बिल्कुल भी एक किशोर लड़की की तरह नहीं लगती थी। वह नर्क से बाहर निकली हुई एक भूत थी जो उनकी जान लेना चाहती थी। ईशा नहीं समझ पाई कि ज़ारा उनके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों थी। ईशा ने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को पकड़ा और त्योरी चढ़ाई। क्या ये पिछले बार जो हुआ था उसके कारण था? क्या ज़ारा में उस परिवार के लिए इतनी गहरी भावनाएं थीं जिसने उन्हें अभी गोद लिया था? ईशा ने हल्का सा सिर हिलाया और इन अव्यवस्थित विचारों को अपने दिमाग से साफ कर दिया। उनके और ज़ारा के बीच की दूरी बहुत करीब थी। हालांकि ज़ारा ने अपनी नफरत को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, ईशा अभी भी ज़ारा की आंखों में शत्रुता महसूस कर सकती थी। एक अस्पष्ट शत्रुता थी। ईशा को उनकी आंखों में ठंडी और भयंकर नज़र परिचित लगी। उन्होंने उसे पहले कहीं ज़रूर देखा होगा। ईशा के दिल में गुस्सा और निराशा उठ गई। वह नहीं समझ पाई कि वह ज़ारा के सामने इतनी कमज़ोर और डरी हुई क्यों थीं। अब जब वह होश में आ गई थी, वह गुस्से और अनिच्छा से भर गई थीं। ईशा ने उन शब्दों को याद किया जिन्हें ज़ारा ने उनके कान में फुसफुसाया था और उनके दिमाग में एक विचार बन गया। चूंकि ज़ारा अपने परिवार और मोहित की इतनी परवाह करती थी, वह उन्हें बहुत खुश और संतुष्ट नहीं रहने देंगी। मोहित एच सिटी में सबसे उत्कृष्ट उद्यमी थे। वह एक उच्च गुणवत्ता वाले धनी व्यक्ति थे और उनका रिकॉर्ड साफ था। वह एक अच्छा व्यक्ति थे जिसे ढूंढना मुश्किल था। चूंकि वह अब एक मास्टर के बिना थे, वह उनके लिए क्यों नहीं लड़ सकती थी? ईशा ने सोचा। ये देखकर कि मोहित आज जैन फैमिली के साथ कितने करीब तालमेल में थे, ईशा ने अपने कार्यों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि मो कॉर्पोरेशन और मीन एना के सहयोग को नष्ट करने के लिए एक अज्ञात जासूस पर भरोसा करना थोड़ा बहुत ज्यादा था। यह एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही एक चींटी जैसा लगता था। ईशा ग्रुप और मीन एना की प्रतिस्पर्धा केवल एक दिन तक नहीं चलेगी। अगर वह व्यापार में मीन एना ग्रुप को पीछे छोड़ना चाहती थी, तो मोहित वास्तविक सफलता बिंदु हो सकते थे। अगर वह मोहित को जीत सकती थी, तो उन्हें छोटे मीन एना ग्रुप और ज़ारा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ईशा इन बाधाओं को समझ गई और अब धमकी से नहीं डरती थी। वह युवा होने के बाद से ईशा फैमिली का गर्व थी। वह जो चाहती थी उसे किसी भी तरह से हासिल करना था, चाहे अनैतिक साधनों से हो या अपने दिमाग को थकाकर। जब तक वह अंतिम विजेता थी, उन्हें दूसरे लोगों के कहने की परवाह क्यों करनी थी? इस दुनिया में बिना कारण के कोई बुराई नहीं है। वे मानव दिलों की गहराइयों में लालच और मूर्खता से आती हैं। जब मनुष्य अपनी अत्यधिक इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वे इच्छा के दास बन जाते हैं, अपनी पहचान और प्रकृति की भावना खो देते हैं और राक्षस और पशु बन जाते हैं। जैन फैमिली। जब ज़ारा अपने कमरे में लौटी तो लगभग 11 क्लॉक हो चुके थे। वह बालकनी पर कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठी और पिछले 2 दिनों की घटनाएं उनके दिमाग में कौंध गईं। क्या लीनी ईशा की दोस्त थी? ये कुछ ऐसा था जिसे ज़ारा अपने पिछले जीवन में नहीं जानती थी। तथ्य यह है कि ईशा ऐसी एक समस्याग्रस्त समय में लीनी की मदद करने के लिए आगे आ सकी। ये दिखाता था कि उनकी लीनी के साथ दोस्ती सिर्फ एक प्लास्टिक नहीं थी। अगर ऐसा था, तो वह अपने पिछले जीवन में इस बारे में कुछ क्यों नहीं जानती थी? क्या कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं समझती थी? जैन को उनके पिछले जीवन में लीनी और बॉस माँ द्वारा सताया गया था। क्या ईशा के कोई निर्देश थे, या यह ईशा फैमिली का काम था? यह असंभव नहीं था कि ईशा ग्रुप पूरी मीन एना ग्रुप को लालच से देख रहा था। ज़ारा ने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सहा था, इसलिए वह इसके बजाय चीज़ों को एक अधिक जटिल और अंधेरे तरीके से सोचेंगी। ये समस्याओं को होने से पहले रोकने के लिए भी था। ज़ारा बॉस माँ के हिस्से के बारे में ज़्यादा सोच रही थीं। बॉस माँ जैन और उन्हें नहीं जानते थे। जब मोहित और सिद्धार्थ उस रात पहुंचे, तो उन्होंने इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से किसी को नहीं देखा। अगर उन्हें उस समय जैन की पहचान और यह पता होता कि जैन और ज़ारा के पीछे मोहित हैं, तो वह शायद इतने दुष्ट नहीं होते। वह घमंडी थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। वह समझते थे कि मोहित जैसी एक लोहे की प्लेट को छुआ नहीं जा सकता। लीनी के छिछले और मूर्खतापूर्ण कार्यों और बॉस माँ के अहंकार को दोष दिया जाना चाहिए। बॉस माँ रात भर के आपातकालीन उपचार के बाद जाग गए थे। उन्होंने अपने पिता का चेहरा देखा, जो कुछ साल बूढ़ा हो गया था, और हल्का असहज महसूस किया। इस लड़ाई के बाद बॉस माँ पूरी तरह से डर गए थे। इस दुनिया में किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। पिता माँ ने बॉस माँ को ठंडे ढंग से देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक सस्ती अभिनेत्री के लिए जैन फैमिली और मोहित के खिलाफ जाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सिर कितना कठोर है? क्या तुम हमारे माँ क्लैन को मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग उस महिला से भरा हुआ है? तुम उस अभिनेता द्वारा खेले गए हो और अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। तुम कमीने।
जैसे ही पिता माँ बोले, वह इतने गुस्से में थे कि वह बॉस माँ को मारना चाहते थे, लेकिन उनके बगल में बटलर ने उन्हें रोक दिया। अब जब बातें इस बिंदु तक आ गई थीं, बॉस माँ को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उन्हें अपने अहंकार और लीनी पर अपने भरोसे पर पश्चाताप हुआ। ये लीनी थी जिसने उन्हें इस स्थिति में लाया था। बॉस माँ की आंखें लाल थीं जैसे उन्होंने पूछा, वह कमबख्त लीनी अब कहाँ है? वह मर नहीं गई होगी, है ना? बूढ़े बटलर ने तुरंत बॉस माँ को रिपोर्ट किया कि मोहित के आदमियों द्वारा लीनी को व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। यह अच्छा है कि मैंने समय पर माँ फैमिली के साथ लीनी का संबंध काट दिया, अन्यथा उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि उस मूर्ख महिला ने उसे कैसे मारा। मुझे डर है कि वह अभी भी पुलिस स्टेशन में तुम्हारा इंतजार कर रही है ताकि तुम उसे बचाओ। पिता माँ ने बॉस माँ को घूरा। बॉस माँ ने स्वाभाविक रूप से अपने पिता के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वह लीनी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वह फंसे नहीं। लीनी, जिसने अपना समर्थन खो दिया था, एक छोड़े गए मोहरे की तरह थी। अब कोई उसकी परवाह नहीं करता था। देर रात थी, लेकिन ज़ारा अभी भी जाग रही थीं। वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठी और लिकिन को कुछ और आर्टिकल भेजे, उन्हें अलग अलग समय पर जारी करने के लिए कहा। मार्केटिंग रिपोर्ट्स ने ईशा ग्रुप के नकारात्मक पब्लिक ओपिनियन को इन कुछ दिनों में धीरे धीरे दबा दिया था और ज़ारा स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना रास्ता नहीं दे सकती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार ईशा ग्रुप को नीचे गिरा देंगी, लेकिन ईशा ग्रुप की मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाना अभी भी संभव था। आर्टिकल पोस्ट करने के बाद ज़ारा ने अपने इनबॉक्स में कुछ नए ईमेल नोटिस किए। उन्होंने उन्हें खोला और देखा कि वे फ्रांस में उनके शिक्षक जेसन की ओर से अभिवादन थे। मेरी प्रिय बच्ची, तुम कैसी हो? भारत में मेरे लानवी वेस्टर्न रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा है? तुम बहुत व्यावसायिक सोच वाली हो और मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छा काम करोगी। मैंने हाल ही में फ्रांस में भारत से एक रोमांचक दोस्त से मुलाकात की। उसे हमारा भोजन बहुत पसंद है और हमने लगभग सब कुछ बात की। हालांकि वह जल्द ही वापस आ रहा है, इसलिए मैंने उसे हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारे दाखिला टिकट दिए हैं ताकि वह भविष्य में हमारे पश्चिमी डेसर्ट खा सके। वह मेरा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम भारत में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती हो। केवल अच्छा भोजन निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शिक्षक, जेसन। ईमेल के अंत में जेसन और आरव मलिक की एक तस्वीर थी। ज़ारा दंग थी जब उन्होंने इसे देखा। उनके भाई मिस्टर जेसन के दोस्त कब बने? ये बहुत ज़्यादा संयोग था। जब बड़े भाई ने अभी अभी कॉल किया था तो उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने पिता के लिए एक उपहार लाए हैं। क्या यह उपहार हो सकता था? ज़ारा ने सिर हिलाया। उन्हें हंसना है या रोना, यह नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने तस्वीर में अपने भाई और शिक्षक जेसन को देखा। उन्होंने सोचा, इस दुनिया में क्या हो रहा है, ये बताना मुश्किल है। संयोग ये कहने का एक और तरीका था कि भाग्य था। वह जैन फैमिली में सभी के साथ भाग्यशाली लगती थीं। ज़ारा ने इसके बारे में सोचा और भारत में लानवी वेस्टर्न फूड रेस्टोरेंट के मुख्यालय को कॉल करने का फैसला किया। चूंकि उनके भाई और पिता लानवी के लिए इतना इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें और खुश क्यों नहीं किया जाए। इस बीच मैडम लिली, जो बिस्तर पर लेटी थीं और एक अच्छा आराम करने के लिए तैयार थीं, अपने नियोक्ता से एक कॉल मिलने पर बिस्तर से कूद पड़ीं। वह इतनी उत्साहित थीं कि उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी उंगलियां कांप गईं जैसे उन्होंने फ़ोन पर जवाब बटन दबाया। बॉस, तुमने आखिरकार मुझे वापस कॉल किया। ओह मेरे गॉड, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या तुमने मेरा भेजा हुआ ईमेल देखा? लिली ने फ़ोन को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा जैसे वह एक कीमती खजाना हो। जब उन्होंने ज़ारा की सांस सुनी तो उन्हें एक अस्पष्ट खुशी की भावना महसूस हुई। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय खाना पकाने की प्रतियोगिताएं हुई हैं। क्या तुम उनमें से किसी में शामिल होना चाहती हो? मैं तुम्हारी व्यवस्था करने में मदद करूंगी। बॉस ने कुछ नहीं कहा, इसलिए लिली ने एक जांच करने वाला सवाल पूछा। ज़ारा थोड़ी शर्मिंदा थीं क्योंकि उन्हें इसे पढ़ने का समय नहीं मिला था। उन्होंने ईमेल खोला और कुछ नज़र के बाद उन्होंने कहा, फ़िलहाल इवेंट की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास हाल में समय नहीं है। मैं तुम्हें इस बार कॉल कर रही हूं ताकि हमारे ब्लू वीबो मेंबरशिप में कुछ नाम जोड़ने के लिए कह सकूं। दंग होकर लिली ने जवाब दिया, बॉस, तुम इतने छोटे मामले के लिए मुझे एक संदेश भेज सकती थी। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? ज़ारा ने कैजुअली लापरवाही से लिली के ईमेल का जवाब दिया, कहते हुए, मैं चाहती हूं कि यह एक 3S मेंबरशिप हो। क्या 3S VIP मेंबरशिप? लिली ने हैरानी में ज़ोर से पूछा। यह महसूस करते हुए कि उनकी ज़ोरदार आवाज़ उनके बॉस को परेशान कर सकती है, उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करना, बॉस। मैं बहुत उत्साहित थी। आखिरकार लानवी के पास भारत में केवल कुछ 3S स्तर के सदस्य हैं और वे सभी महत्वपूर्ण हस्ती हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम एक साथ कुछ और लोगों को जोड़ना चाहती हो। लिली पता लगाना चाहती थी कि ये लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने अपने बॉस की शांत सांस सुनने के बाद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मैं जानती हूँ। बस वही करो जो मैं कहती हूँ। मैं सदस्यता शुल्क और अनुमोदन का ध्यान रखूंगी और तुम बाकी सब की प्रभारी होगी।
ज़ारा ने ईमेल में लिली के कुछ काम से संबंधित सवालों का जवाब दिया। हाँ बॉस, उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ज़ारा ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और फ़ोन पर लिली से बात करना जारी रखा। मैं तुम्हें जानकारी भेज दूंगी। जब समय आएगा तो तुम सदस्यता निमंत्रण उस पते पर भेज सकती हो जो मैंने तुम्हें दिया है। लिली ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। यह महसूस करते हुए कि उनके बॉस उन्हें नहीं देख सकते थे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है बॉस, जब मैं कल मुख्यालय जाऊंगी तो मैं इसे तुरंत तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। ठीक है, शुभ रात्रि। ज़ारा ने उन शब्दों को कहने के तुरंत बाद फ़ोन काट दिया, जिससे लिली अकेली, हैरान और उत्सुक रह गईं। बॉस किसके लिए सदस्यता के लिए आवेदन करने वाली थीं? इसके अलावा वे एक 3S स्तर के सुप्रीम मेंबर थे। इस तरह के दीर्घकालिक सदस्य का सदस्यता शुल्क भयानक रूप से उच्च होगा। बॉस धनी थीं, उन्होंने एक साथ 6 लोगों के लिए एक पैसा जलाने वाली सदस्यता के लिए साइन अप करते समय आंख भी नहीं झपकाए। जैसा कि अपेक्षित था, वह बॉस थी जिसका उन्होंने हमेशा सम्मान किया था। लिली भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पश्चिमी पेस्ट्री शेफ थीं। उन्होंने हमेशा मास्टर शिरे की प्रशंसा और सम्मान किया था। यही वजह थी कि वह अपना करियर विकसित करने के लिए भारत में उनके पीछे आई थीं। मिस्टर जेसन शिरे पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें दुलार करते थे। उन्होंने भारत में पूरे लानवी शाखा का प्रबंधन उन्हें सौंप दिया था, जो एक सम्मान था जो उनके बेटे के पास भी नहीं था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वह उन्हें भारत वापस लाएंगी तो वह एक हाथों से दूर बॉस बन जाएंगी। लिली ने सोचा कि वह शिरे का पीछा कर सकती हैं और 2 सुंदरियां भारत में महान चीजें हासिल कर सकती थीं। साथ में वह और शिरे लानवी को खाद्य उद्योग में ला सकते थे और भारत में अपना नाम बना सकते थे। हालांकि ऐसा लगता था कि यह शिरे का लक्ष्य नहीं था। वह लानवी के संचालन में मेहनती थीं, लेकिन वह कभी मुख्यालय में नहीं रुकीं और शायद ही स्टो आती थीं। उन्होंने लानवी के सभी फ्रंट डेस्क व्यवसायों को उन्हें सौंप दिया। लिली इस इशारे से उत्साहित और परेशान दोनों थीं। वह उन पर भरोसे के कारण उत्साहित थीं, लेकिन वह अपने बॉस के साथ एक ही रसोई में स्वादिष्ट पश्चिमी डेसर्ट नहीं बना पाने के कारण परेशान थीं। यह उनकी जीवन भर की इच्छा थी। उनके शिक्षक ने कहा था कि इस दुनिया में केवल स्वादिष्ट भोजन ही है जिसे निराश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि वह बहुत हठी थीं। वह हमेशा अपनी शक्तिशाली प्रतिभा पर भरोसा करती थीं और जो चाहती थीं वह करती थीं। सौभाग्य से लिली, जो लानवी की प्रभारी थीं, एक निर्दोष और दयालु सुंदरी थीं। उनके पास ऐसी जटिल भावनाएं नहीं थीं, अन्यथा ज़ारा ईर्ष्या से मर जातीं। स्वर्ग ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? वह अपनी प्यारी बॉस को फिर से कब देख पाएंगी? उनकी इच्छा कब पूरी होगी? सुंदर लिली बिस्तर पर ढह गईं, रोते हुए जैसे उन्होंने अपने उत्कृष्ट और सेक्सी चेहरे के साथ चुपचाप स्वर्ग से सवाल किया। ज़ारा, जिन्होंने पहले ही फ़ोन काट दिया था, को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने एक बार फिर फ्रांस की एक सुंदर महिला को इतना दुखी कर दिया था कि वह रात को सो नहीं सकीं।